कक्षा में हमने कोऑर्डिनेशन, समन्वय और ऑब्जर्वेशन पर चर्चा की थी। आज हम विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण पर चर्चा करेंगे। विकेंद्रीकरण, संगठन में ऐसी अनेक स्थितियां जाने अनजाने में पैदा हो जाती हैं जिनसे सत्ता का केंद्रीकरण स्वतः ही हो जाता है, परंतु सत्ता का ऐसा केंद्रीकरण संगठन के वृहत हित के लिए नहीं होता। प्रजातंत्र में प्रशासन की एक विशेषता यह होती है कि संगठन में सत्ता के ऐसे केंद्रीकरण को विकेंद्रीकृत किया जाए ताकि लोक कल्याणकारी राज्य के स्वप्न को पूरा किया जा सके। विकेंद्रीकरण का अर्थ, संगठन में सत्ता के प्रसार के आधार पर उसके स्वरूप का निर्धारण किया जा सकता है। जब सत्ता का एक केंद्रीय बिंदु होता है तो वह इसे केंद्र बिंदु पर एकत्रित हो जाती है और कम फैली हुई होती है, तो उसे केंद्रित पद्धति कहा जाता है। और जब सत्ता ज़्यादा फैली हुई हो, अधिक लोग उसका प्रयोग करते हों, तो इस पद्धति को विकेंद्रीकृत पद्धति कहा जाता है। एल.डी. वाइट के अनुसार एक राज्य में संविधान या विधि द्वारा स्थानीय संस्थाओं को अधिक प्रशासकीय सत्ता का दिया जाना ही विकेंद्रीकृत व्यवस्था कही जा सकती है। राज्य की सत्ता का प्रयोग 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला, विघटन पद्धति, जहां संविधान या विधि द्वारा सत्ता किसी संस्था या संगठन को सौंप दी जाए जिस पर मोटे रूप में सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण न रहे। दूसरा, विकेंद्रीकृत पद्धति, जहां संसद कानून द्वारा किसी संस्था या संगठन को स्वायत्तता देती है। ऐसी व्यवस्था राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था में की गई है। तीसरी, प्रत्यायोजन पद्धति द्वारा शक्ति कार्यपालिका को दी जाती है और बाद में कुशल प्रशासन हेतु नियमों द्वारा सत्ता का हस्तांतरण अधीनस्थों को कर दिया जाता है। ऐसा प्राय विभागीय पद्धति में होता है। केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण का माप, पहला है उत्तरदायित्व के तत्व, यह प्राय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर ही बल देता है। दूसरा है प्रशासकीय तत्व, जिसमें संगठन में नीति का स्थायित्व रहे, मितव्यता पर जोर दिया जाए, व कुशल एवं दक्ष कर्मचारियों का बाहुल्य हो तो विकेंद्रीकरण में वृद्धि होती है, और इसके विपरीत स्थिति हो तो केंद्रीकरण में वृद्धि होती है। तीसरा, कार्य की प्रकृति के तत्व के आधार पर, अगर संगठन में कार्यों की एक रूपता है तो केंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, और अगर संगठन में तकनीकी कार्य जाता है तो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। बाहरी तत्व, जैसे रेडियो, टीवी, प्रेस, राजनीतिक दल और जनता जागरूक और चेतनशील है तो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति फलेगी फूलेगी अथवा केंद्रीकरण में वृद्धि होगी। पांचवा, संगठन की विभिन्न इकाइयों को कितनी निर्णय शक्ति शीर्ष द्वारा प्रदान की गई है, वह भी इसका मापदंड स्थापित करने के लिए एक आवश्यक व महत्वपूर्ण तत्व है। जब संगठन की विभिन्न इकाइयां निर्णय लेने के कार्य करने के लिए या किसी चीज़ में पहल करने के लिए अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों की ओर लपकती है तो यह कहा जाएगा कि संगठन में केंद्रीकरण का बोलबाला है। लेकिन अगर निम्न पदस्थ अधिकारी समानुकूल निर्णय लेने और उस पर पहल करने में सक्षम होते हैं तो यह कहा जाएगा कि उस संगठन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। विकेंद्रीकरण के लाभ, एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पहला, ऐसा करने से संगठन का आकार सीमित व छोटा हो जाता है और यह प्रशासकीय स्थिरता को रोक देती है। इसमें पद सोपान के स्तरों में कमी लाई जा सकती है, कार्य प्रक्रिया कम की जा सकती है और लाल फीताजाई से बचा जा सकता है। दूसरा, इसमें निर्णय सही, उचित, शीघ्र एवं प्रभावी होते हैं। प्रत्येक स्तर पर अधिकारी निर्णय लेने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जब छोटे स्तर पर निर्णय होते हैं तो निर्णय लेने वाला अधिकारी उस निर्णय को जल्दी से जल्दी साकार रूप प्रदान करने के लिए प्रभावशाली कदम भी उठाता है। तीसरा, ऐसे अधिकारी जो निम्न स्तर पर निर्णय लेते आए हैं उन्हें उच्च पदों पर भेजने पर संगठन को कोई कठिनाई नहीं आएगी और वे पूरे मनोयोग से उचित निर्णय लेंगे और उन्हें क्रियान्वित भी करेंगे। मुख्य कार्यपालिका के कार्यभार में कमी आती है जिससे वे और अन्य उच्च अधिकारी ज़्यादा समय नीतिगत मामलों में और निर्णय लेने में दे सकते हैं। विकेंद्रीकरण से हानि, कभी कभी प्रशासन में ढीलापन आ जाता है और अगर उचित पर्यवेक्षण न हो तो संगठन में समन्वय की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन मुख्य कार्यपालिका अगर सजग हो तो ऐसी स्थिति को बड़ी आसानी से टाला जा सकता है। नीति की क्रियान्विति में एक रूपता नष्ट हो जाती है। यह भी एक आलोचना है जिसे कठोर व कुशल समन्वय के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण से क्षेत्रीयता की भावना जोर पकड़ सकती है जो राष्ट्रीय अखंडता को हानि पहुंचा सकती है। इस पद्धति में व्यय अधिक होता है, वित्तीय नियंत्रण शिथिल पड़ जाता है। आधुनिक तकनीकी युग में विशाल मशीनों, यंत्रों, कंप्यूटरों आदि का प्रयोग भारत जैसे निर्धन राष्ट्र में छोटी छोटी इकाइयों के लिए संभव नहीं है। यह आलोचना भी दम रखती है कि लेकिन प्रजातंत्र की कीमत पर हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। जिस प्रकार किसी भी राष्ट्र के शासन को चलाने के लिए यह दुविधा हमारे सामने आती है कि शासन एकात्मक आधार पर इंग्लैंड की भांति चलाया जाए या भारत की तरह संघात्मक ढांचा अपनाया जाए। एकात्मक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी जाती है, वहीं संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों में विभक्त कर दी जाती हैं। इसी से मिलती जुलती समस्या लोक प्रशासन में भी सत्ता या शक्ति या प्राधिकार के लिए पैदा होती है। जहाँ राष्ट्र की अखंडता, एकता, नियोजित अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की ज़रूरतें हमें केंद्रीकरण के लिए प्रेरित करती हैं, वहीं प्रजातंत्र, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना और क्षेत्रीय स्वायत्ता आदि हमें विकेंद्रीकरण के लिए प्रेरित करते हैं। केंद्रीकरण के अवधारणा। केंद्रीकरण में शीर्ष सत्ता या अधिकारी के आदेश, निर्देश, निर्णय और नियंत्रण में समस्त अधीनस्थ इकाइयाँ व अधिकारी कार्य करते हैं। इन इकाइयों और अधिकारियों को दैनिक या रूटीन कार्यों को करने के अतिरिक्त कोई विशेष निर्णय लेने या अधिकारियों के प्रयोग की शक्ति नहीं रहती है। ये अधिकारी या इकाइयाँ अपने प्रत्येक या अधिकांश कार्यों और निर्णयों के लिए केंद्रीय शीर्ष संगठन या अधिकारियों पर निर्भर करती हैं। विशेषताएं। इस व्यवस्था में प्रत्येक प्रशासकीय इकाई अपने दैनिक या रोज़मर्रा के कार्यों या निर्णय को छोड़कर अधिकांश या प्रत्येक कार्य में केंद्र या शीर्ष संगठन पर निर्भर करती हैं। इस व्यवस्था में स्थानीय इकाइयाँ केवल केंद्रीय सत्ता के यंत्र या पुर्जे बनकर ही कार्य करती हैं, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसी कारण प्रशासन में इनका न्यूनतम महत्व या प्रभाव रहता है। कोई भी कार्य जो विधान या नियम के अनुसार अगर केंद्रीय संगठन को करना है तो वो वहाँ चाहे अदना से अधिकारी भले ही कोई निर्णय ले वह भी मान्य होगा, परंतु स्थानीय इकाइयाँ अगर ऐसा कोई निर्णय लें तो ये न्यायसंगत नहीं समझा जाता और ऐसी स्थिति सुगत नहीं कही जा सकती। केंद्रीयकरण के गुण। इसमें प्रशासनिक कार्यों, निर्णयों और नीतियों में एक रूपता रहती है। दूसरा, समस्त इकाइयों पर नियंत्रण और समन्वय रखा जा सकता है। तीसरा, श्रम विभाजन के सिद्धांत में होने वाली बुराइयों से बचा जा सकता है। और चौथा, इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार कम होता है। केंद्रीयकरण के दोष। पहला, इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष तो यह है कि उचित माध्यम और नियमानुसार कार्य करने की पद्धति के कारण लाल फीताशाही उग्र रूप धारण कर लेती है, जिससे निर्णय बड़ी देर से होते हैं। कई बार तो समस्या समाप्त हो जाती है, तब तक भी प्रक्रिया के फेर में निर्णय नहीं लिया जाता। दूसरा, यह पद्धति खर्चीली है, प्रत्येक निर्णय के लिए उच्च अधिकारियों और संगठन की ओर ताकना पड़ता है। तीसरा, स्थानीय ज़रूरतें और त्वरित निर्णय अधूरे रह जाते हैं। शीर्ष पर बड़े अधिकारियों को स्थानीय ज़रूरतों का कम ज्ञान होता है। डॉक्टर MP शर्मा कहते हैं कि केंद्रीय शक्ति जनता से दूर बैठी स्थानीय दशाओं व हकीकतों से पूरी तरह वाकिफ नहीं होती है। इसका परिणाम यह होता है कि केंद्रीयकृत प्रशासन को क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अनुसार ढाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट, इसका नतीजा यह होता है कि स्थानीय लोग प्रजातंत्र और प्रशासन के प्रति स्थायी तौर पर नाराज और उदासीन हो जाते हैं और लोग प्रशासन को चुस्त बनाने में कोई रुचि नहीं लेते हैं। लास्ट, केंद्रीय अधीनस्थ इकाइयाँ और अधिकारी मुख्य कार्यालय के अधिकारियों को प्रसन्न करने में ही समय गुजार देते हैं। इनकी प्रेरणा शक्ति मृतप्राय हो जाती है और पहल करके कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी निर्णय लेकर केंद्रीय कार्यालय के कोप का भाजन नहीं बनना चाहता। क्षेत्रीय अधिकारी निर्णय लेने से कतराते हैं। अतः केंद्रीय संस्था मोटे तौर पर निर्णय ले, समन्वय करे, आज्ञा जारी करे, लेकिन कार्य अधीनस्थ इकाइयाँ ही करें तो यह श्रेष्ठतम व्यवस्था होगी। अधिकतर केंद्रीयकरण की व्यवस्था किसी भी संगठन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।